नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भृगुनंदी नाड़ी सूत्र के अकॉर्डिंग एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनने के क्या योग होते हैं। हालांकि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भृगुनंदी नाड़ी में लिए जाते हैं एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए, एक अच्छे ज्योतिषी के लिए, लेकिन उसमें से कुछ सिलेक्टेड कॉम्बिनेशंस मैं आपको 2 या 3 कॉम्बिनेशंस बताऊंगा जो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। भृगुनंदी नाड़ी अगर आप सीखना चाहते हैं तो हर मेरी वीडियो को देखिए, उसमें बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो ये वीडियो आरंभ करते हैं। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए कुंडली में क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो उस पे जाने से पहले कुछ चीजें जो है भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस योग की फॉर्मेशन के लिए, कैसे ये योग बनता है। तो सबसे महत्वपूर्ण शनि, भगवान शनिदेव। भगवान शनिदेव जो है आपके कर्म के कारक हैं, और अगर ये कुंडली में आपके दूसरे ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं तो फिर व्यक्ति अपने कर्मों में लिखवा के लाता है कि वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनेगा या स्पिरिचुअल चीजों से रिलेटेड या ज्योतिष से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करेगा, सीखेगा। तो पहले ग्रह हैं भगवान शनिदेव। दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, वो हैं चंद्रदेव। क्योंकि चंद्रमा जो है ये माइंड के कारक है, मन के कारक हैं। जब मन एक तरफ आपका अट्रैक्ट होगा तभी आपका उस चीज में मन लगेगा, यानी पढ़ाई में मन लगेगा या विद्या सीखने में मन लगेगा। तो कर्म और मन, इन दोनों का कनेक्शन जरूर होना चाहिए, तभी व्यक्ति इस फील्ड में कदम रखता है। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, वो है बृहस्पति देव। भगवान बृहस्पति देव विजडम के भगवान बृहस्पति देव विजडम के कारक हैं। ये एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं जब आप ज्योतिष की बात करते हैं। और चौथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है जो हर किसी की कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशंस होंगे तो आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, बहुत विद्या का ज्ञान होता है इन लोगों को। वो है शुक्रदेव। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको हमारे हिंदू माइथोलॉजी के वेदों और पुराणों में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? शुक्रदेव को भृगुनंदी नाड़ी में लक्ष्मी जी का कारक प्लैनेट भी माना जाता है, और इनको माना जाता है सीक्रेट नॉलेज। यही एक ग्रह ऐसे हैं भृगुनंदी नाड़ी में जिनके पास सीक्रेट नॉलेज होती है दोस्तों। अब ये सीक्रेट नॉलेज क्यों है, इसका क्या रीजन है, ये भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब राक्षसों और देवताओं का युद्ध हो रहा था, पूरा डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, तो देव राक्षस जो है एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, और देवताओं का जो पलड़ा था वो भारी होता हुआ नजर आ रहा था। तो उस केस में राक्षसों ने भगवान शुक्राचार्य जी से मदद ली, क्योंकि शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या है, यानी किसी भी मरे हुए व्यक्ति को वो जिंदा कर सकते हैं। और राक्षसों की मदद करने के लिए उन्होंने अनुमति दे दी, और इसके बाद जब एक एक करके जितने भी राक्षस मरते जा रहे थे वो उनको बार बार जिंदा कर रहे थे, तब इंद्रदेव ने भगवान शिव के पास जाके उनको आराधना किया कि इस समस्या का कुछ समाधान निकाले, नहीं तो देवता जो है वो पराजित हो जाएंगे। तब भगवान शिव ने अपना विशाल रूप धारण करके भगवान शुक्रदेव को अपने मुंह के अंदर खींच लिया, यानी अपने मुंह के अंदर उनको स्वालो कर लिया, और अपने उदर में जाकर उनको जगह दी वहां पे रहने के लिए। और उसके बाद बहुत वर्षों तक ये भगवान शिव जी के उदर में ही रहे। तो जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण सीक्रेट चीजें जो भी भगवान शिव जी ज्ञान देते थे माता पार्वती जी को या किसी को भी, तो वो सब शुक्रदेव को धीरे धीरे पता चलने लगा, सुनने लगा। और यही एक कारण था कि शुक्रदेव के पास एक सीक्रेट नॉलेज है। फिर बाद में अपने वीर्य के थ्रू भगवान शिव ने शुक्रदेव को अपने उदर से बाहर निकाला। तो एक लंबी स्टोरी है, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। शुक्रदेव सीक्रेट नॉलेज के ग्रह हैं दोस्तों। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, वो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, वो है
राहु देव। राहु देव भृगुनंदी नाड़ी में इंडिकेट करते हैं जब कुछ बड़ी बात होती है, यानी कुछ बड़ा आपको करना होगा तो राहु देव का उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो आता है। कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में है, किसी भी तरह से ये सारे ग्रह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए बृहस्पति, शुक्र, शनि और चंद्र किसी की कुंडली में एक साथ हैं और इनसे पंचम भाव में अगर राहु बैठे हुए हैं तो फिर आप मान के चलिए ऐसे लोग बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। कई बार आप देखोगे कि सारे ग्रह एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं भी होंगे, लेकिन शुक्र और राहु अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, दोनों एक ही साथ हैं कुंडली में, या शुक्र से फिफ्थ में राहु है और बृहस्पति भी इनके साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर 100% इस व्यक्ति के पास सीक्रेट नॉलेज जरूर होगी, यानी ज्योतिष की नॉलेज इनके पास जरूर होगी। शुक्र और राहु भी एक बहुत अच्छे प्लैनेट्स होते हैं सीक्रेट नॉलेज के लिए, सीक्रेट ज्योतिष के लिए। तो अगर ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं आपकी कुंडली में तो अपनी अपनी आप कुंडलियां चेक कर सकते हैं। आप क्यों ज्योतिष सीख रहे हैं, क्या उसका रीजन है, ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन है, अगर आपकी कुंडली में शनि, चंद्र और केतु, ये तीन ग्रह अगर एक साथ कुंडली में हैं और इन तीनों पर बृहस्पति और सूर्य का सप्तम प्रभाव पड़ रहा हो या बृहस्पति का सीधा प्रभाव पड़ रहा हो और सूर्य देव जो है वो शनि से तीसरे भाव में हो, तो भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है ज्योतिष के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए। वैसा क्यों होता है इसको समझ लेते हैं। शनिदेव आप सबको पता है कर्म के स्वामी है, चंद्रमा मन के स्वामी है, केतु देव मोक्ष के स्वामी है, स्पिरिचुअल चीजों की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में है, लेकिन इस पर बृहस्पति की दृष्टि होनी चाहिए, सातवीं दृष्टि, पांचवी और नौवीं दृष्टि नहीं, सिर्फ सातवीं दृष्टि यहाँ पे लेनी है। और अगर सूर्य भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, यानी गुरु सूर्य दोनों मिलकर इस पे दृष्टि डालें, तो फिर कहना ही क्या है, ज्योतिष में नेम एंड फेम मिलता है। क्योंकि सूर्य एक ऐसे प्लैनेट है जो नेम एंड फेम देते हैं। तो जहां कुंडली में सूर्य बैठते हैं और जहां पे दृष्टि डालते हैं तो पर्सन को वहां पे नेम एंड फेम जरूर मिलता है। तो अगर ये भी कॉम्बिनेशंस हैं कुंडली में, ये भी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस होते हैं एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए। ऐसे और भी बहुत से कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें बुध देव का भी रोल होता है, गुरु बुध का भी रोल होता है। तो आने वाले समय में और भी इस पे चर्चा करेंगे डिटेल्स में, ताकि मैं वीडियो को शॉर्ट रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी रहे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है, बहुत से लोगों की कुंडली में ये लगेगी, ऐसे लोगों के पास चाहे ज्योतिष का ज्ञान ना भी हो लेकिन उनके पास ज्ञान जरूर होता है, वास्ट नॉलेज जिसको आप कह सकते हैं वो जरूर होता है। तो वो क्या है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सब मैं नहीं मिटा रहा हूँ। 4 नंबर साइन, कैंसर साइन। कैंसर साइन जो है ये माँ पार्वती जी का साइन होता है और ये समुद्र का साइन है, ओशन का साइन है। ओशन मतलब एक बहुत बड़ा, एक आप जिसको विशाल समुद्र कह सकते हैं, आप एक तरह से ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे ज्ञान का भरपूर भंडार होता है दोस्तों। तो 4 नंबर साइन, इसमें अगर शुक्र देव हो किसी भी कुंडली में, आप देख सकते हैं 4 नंबर साइन में अगर शुक्र देव होंगे, ऐसे लोगों के पास सीक्रेट और वास्ट नॉलेज होती है दोस्तों। सीक्रेट नॉलेज आप यहाँ पे नहीं भी बोलेंगे, सिर्फ इतना भी प्रिडिक्ट करेंगे तो ऐसे लोगों के पास बहुत ज्ञान होता है। सेम अगर बुध भी कैंसर साइन में हो, शुक्र बुध दोनों अगर कैंसर साइन में हो तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन अगर अकेले बुध भी कैंसर साइन में हो, जैसे अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है, अगर बुध कैंसर साइन में हो और इनके साथ युति करने राहु देव, तो ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत नॉलेज होती है दोस्तों। ऐसे लोग बहुत सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। कंडीशन यही होनी चाहिए, बुध कैंसर साइन में हो, साथ में राहु देव हो, लेकिन इनके साथ कोई ग्रह नहीं होना चाहिए।
बृहस्पति अगर 7th एस्पेक्ट से देख रहे होंगे तो सोने पे सुहागा है, फिर ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी, पर्सन कुछ नया आविष्कार करेगा जीवन में। तो ये जो है कॉम्बिनेशन, कुछ नया आविष्कार जो लोग करते हैं उनकी कुंडलियों पे आप ये योग देखोगे। बुध और राहु जब कैंसर साइन में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग अगर ज्योतिष भी सीखते हैं जिनके शुक्र कैंसर में है, साथ में राहु भी है, तो आपको ज्योतिष में बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। छोटी वीडियो रखना चाहता हूँ मैं, ताकि जो कॉम्बिनेशंस हैं आपको वो क्लियर रूप से समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे फीमेल कुंडली में आपको क्या कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं, किस तरह से आप एक फीमेल कुंडली देखते हैं तो उनके जीवन के कैरेक्टरिस्टिक्स या उनकी जीवन की और बहुत सारी चीजें कैसे देख सकते हैं, उनके पिता के बारे में आप कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, माता के बारे में कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये अपकमिंग वीडियो है मेरी, प्लस एक अपकमिंग वीडियो और आएगी जिसमें एक ही भाव में अगर 8 ग्रह होंगे तो फिर फलित कैसे किया जाता है। जिन लोगों का जन्म 4 फरवरी 1962 को हुआ है, आप देखेंगे उन लोगों की कुंडली एक ही भाव में 8 ग्रह हैं उनके, तो इसको भी नाड़ी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।